जरा सोचिए, नई दिल्ली की संसद लाइब्रेरी, आप वहां हैं, एक के बाद एक कई सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं। इतने कड़े चेक कि बड़े से बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शर्मा जाए। आखिरकार आप एक भारी क्लाइमेट कंट्रोल्ड वॉल्ट में पहुंचते हैं और वहां नाइट्रोजन गैस से भरे एक स्पेशल केस के अंदर एक दस्तावेज रखा हुआ है। सच कहूं तो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बेहद खतरनाक एलियन आर्टिफैक्ट को सहेज कर रखा गया हो। जानते हैं ये आर्टिफैक्ट क्या है? ये है भारत का संविधान, दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर ये दस्तावेज बिखर गया तो समझिए 1.4 अरब से ज्यादा लोगों का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और पता है, इस दस्तावेज के नाम दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ राष्ट्रीय संविधान होने का रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं। अब ये कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। पहली हैरी पॉटर किताब में करीब 77,000 शब्द हैं, तो ये उससे लगभग 2 गुना है। बस फर्क इतना है कि इसमें जादू टोने और क्विडिच की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और फंडामेंटल राइट्स की बातें हैं। तो चलिए आज इस नियम पुस्तिका की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखते हैं कि आखिर ये इतनी लंबी और जटिल क्यों है, इसे किन जबरदस्त मुश्किल हालातों में बनाया गया था और आज भी ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतने इतिहास, इतनी सारी भाषाओं और इतनी ज्यादा जटिलता वाले देश के लिए एक ऐसी नियम पुस्तिका कैसे लिखी जाए जिसे हर कोई माने? और ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड क्यों है कि इसे समझना एक चुनौती जैसा लगता है। और यहाँ एक मजेदार बात, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का दूसरा सबसे लंबा एक्टिव संविधान किसी देश का नहीं बल्कि अमेरिका के एक राज्य अलाबामा का है। मतलब जब बात देशों की आती है तो भारत अपनी ही एक अलग लीग में खेल रहा है। देखिए, ये संविधान किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखा गया था। जिस संविधान सभा को इसे लिखने का काम सौंपा गया था, वो उस वक्त काम कर रही थी जब बाहर की दुनिया में बिल्कुल आग लगी हुई थी। ये 1940s के दशक का अंत था और भारत का बंटवारा हो रहा था। सोचिए, जिस वक्त सभा के अंदर एक एक आर्टिकल पर बहस चल रही थी, बाहर लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे, दंगे भड़क रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐसे माहौल में इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सबसे पहले आता है, और सही भी है, वो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। लेकिन उन्होंने खुद इसका श्रेय 2 और लोगों को भी दिया था। एक थे बी.एन. राव, जिन्होंने शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया था, और दूसरे थे एस.एन. मुखर्जी, चीफ ड्राफ्ट्समैन, जिनके बारे में अम्बेडकर ने कहा था कि उनके बिना इस काम में कई और साल लग जाते। संविधान की एक बड़ी आलोचना हमेशा से ये रही है कि ये पश्चिम की नकल है, एक उधार का थैला है। लेकिन अम्बेडकर ने इस बात को खुले तौर पर माना। उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया के दूसरे संविधानों से अच्छी चीजें उधार लेने में कोई शर्म नहीं है। तो इसे चोरी की तरह नहीं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये ग्लोबल डेमोक्रेसी का एक ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम है। तो इस ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम में ट्रैक कौन कौन से हैं? देखिए, ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम का ढांचा, मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाला सिस्टम। अमेरिका से हमें मिले मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू की ताकत, जो हमारी अदालतों को गलत कानूनों को रद्द करने का अधिकार देती है। आयरलैंड से हमने सीखा कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली फेडरल व्यवस्था का आइडिया लिया। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे उठाए। और तो और उस समय के सोवियत संघ से हमने सामाजिक न्याय और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा ली। मतलब हर जगह से बेहतरीन सुरों को मिलाकर एक नई भारतीय धुन बनाई गई। ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों एकदम अलग आइडियाज को एक साथ रखने से एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हुआ, और यही टकराव भारत के लोकतंत्र का सेंट्रल ड्रामा बन गया। दशकों तक एक अजीब सा चूहे बिल्ली का खेल चला। जब भी सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी कानून को असंवैधानिक बताकर रद्द करता, तो संसद बस संविधान में ही संशोधन करके उस कानून को वापस ले आती। मतलब वो हर बार हारने पर खेल के नियम ही बदल रहे थे। ये खेल 1973 में अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सीधा सवाल था
क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति अनलिमिटेड है? क्या एक चुनी हुई सरकार लोकतंत्र का ही इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही खत्म कर सकती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जज, और फैसला आया एक बेहद करीबी वोट से, 7-6। सिर्फ एक जज के वोट ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसका सीधा सा मतलब था, हाँ, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो इसकी मूल पहचान, इसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहस से परे हैं, इन्हें नहीं बदला जा सकता। तो ये जो ब्रिटेन और अमेरिका के मॉडल के बीच का टकराव है ना, ये कोई गलती नहीं थी। ये एक जानबूझकर बनाया गया डिजाइन था जो भारतीय राजनीति का सेंट्रल ड्रामा क्रिएट करता है। एक तरफ है यूके का मॉडल, जहां संसद ही सबसे बड़ी है, वो जो चाहे कानून बना सकती है। दूसरी तरफ है अमेरिका का मॉडल, जहां संविधान सबसे ऊपर है और अदालतें इस सरकार पर लगाम लगा सकती हैं। भारत इन्हीं दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यही संतुलन क्वासी फेडरलिज्म यानी अर्धसंघीयवाद में भी दिखता है। ध्यान दीजिए, संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है, राज्यों का महासंघ नहीं। ये एक छोटा सा फर्क बहुत बड़ी बात कहता है कि सत्ता का पलड़ा केंद्र सरकार की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण चाहिए? अमेरिका में किसी राज्य की सीमा उसकी मर्जी के बिना नहीं बदली जा सकती, लेकिन भारत में संसद एक तरफा फैसले से राज्यों को बांट सकती है, नए राज्य बना सकती है, या यहाँ तक कि किसी राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, जैसा कि हमने 2019 में जम्मू और कश्मीर के मामले में देखा। लेकिन ये संविधान सिर्फ एक जटिल कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज भी है। मतलब ये सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। जरा सोचिए, अमेरिका के संविधान में 200 से ज्यादा सालों में सिर्फ 27 बार बदलाव हुए हैं, जबकि भारत के संविधान में 75 सालों में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। और अब एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, इसे लोगों की अपनी भाषा में पहुंचाया जा रहा है। मणिपुरी में, मैथिली में और हाल ही में पहली बार कश्मीरी भाषा में भी इसका अनुवाद जारी किया जा रहा है। अब ये सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं रहा, ये लोगों की अपनी आवाज, अपनी नियम पुस्तिका बन रहा है। जब कोई नागरिक अपने गांव में बैठकर अपनी भाषा में अपने अधिकारों के बारे में पढ़ सकता है, तो संविधान सिर्फ दिल्ली के एक वॉल्ट में रखी चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल बन जाता है। और ये हमें एक बड़े दार्शनिक सवाल पर लाता है, जिसे थीसियस के जहाज का पैराडॉक्स कहते हैं। सवाल यह है कि अगर आप समय के साथ एक जहाज के एक एक तख्ते को बदलते जाएं, तो क्या वो आखिर में वही जहाज रहता है? इतने सारे संशोधनों के बाद क्या भारत आज भी वही गणराज्य है जो 1950 में बना था? इसका जवाब शायद जस्टिस HR खन्ना के शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा था, संविधान केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है और इसके एकमात्र सच्चे रक्षक लोग हैं। वो नाइट्रोजन गैस उस कागज को तो बचा सकती है, लेकिन संविधान की आत्मा को, उसे तो सिर्फ इस देश के नागरिक ही बचा सकते हैं।